तो आज हम देखेंगे वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफिकल फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें ये अगर आपका एक वेक्टर है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है, तो अगर आप इसे एक एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ होगी एरो की वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको जो आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। ठीक है। और दूसरा इसका जो एंगल होगा, मतलब जो आपका जो एरो है वो जो एंगल बना रहा होगा एक्सिस से, जैसे कि यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है थीटा इस पर्टिकुलर एक्सिस से, तो ये आपकी क्या दिखाएगी, डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी आप एरो ड्रॉ करेंगे वेक्टर के लिए उसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो वो एंगल बना रहा होगा जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, आप इसको एंगल से बता सकते हैं कि वो कितने एंगल पर है। किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप एक्स ले सकते हैं या फिर आप वाई के करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप जो आपका वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये जो कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को आप सिंपली उस लेटर को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर था आपका, तो यहाँ पर ए एरो लगाया गया था, तो इसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए आप सिंपली ए लिख सकते हैं बिना एरो के, या फिर जो आपका वेक्टर है उसके आप दोनों तरफ मोड लगा सकते हैं या फिर मोड ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो अभी आगे देखते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे अब। तो फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि इक्वल, तो इसका मतलब है कि ऐसे दो वेक्टर्स जो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आइडेंटिकल हो, दोनों ही इक्वल हो, तभी आप बोलोगे कि वो वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है। जैसे स्केलर्स के लिए तो आप सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही देखते थे कि अगर आपके पास ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं और अगर इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए 2 है, ए भी 2 है, तभी आप बोलते थे कि ए और बी क्या है, इक्वल है। पर वेक्टर्स के केस में आपको डायरेक्शंस का भी देखना होगा कि डायरेक्शन सेम है कि नहीं। तो उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं। अब हमने यहाँ पर क्या बोला था कि वेक्टर की जो लेंथ है वो ही दिखा रही है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप देखिए ए और बी जो वेक्टर हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, दोनों ही इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो आप बोल सकते हो कि ए और बी जो है वो क्या है, आपके इक्वल वेक्टर्स है। नेक्स्ट है ओपोजिट वेक्टर्स। तो जैसा नाम से लग ही रहा है, ठीक है, कि ओपोजिट होने चाहिए, पर ओपोजिट किस में, डायरेक्शन में। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पर डायरेक्शन ओपोजिट। तो देखिए यहाँ पर एक और ए और बी लिए हैं तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन ओपोजिट है, 190 डिग्री पे जो है डायरेक्टेड है। तो इसीलिए ये क्या हो गए, अपोजिट वेक्टर्स। और इनको रिप्रेजेंट देखिए कैसे करते हैं, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस बी, क्योंकि बी की जो है डायरेक्शन, सिंस हमने ये वाली जो डायरेक्शन थी इसे हम पॉजिटिव लेकर चले थे, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो बी है वो इस डायरेक्शन में, इसीलिए ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट मतलब होता है वन, ठीक है, कि यूनिटी। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो वन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। और ऐसे वेक्टर्स का यूज़ क्या है कि उनको हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, और आपको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आप सिंपली ए लिख दीजिए। तो आप ए को कैसे लिख सकते हैं, आप वेक्टर ए को लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड इंटू आप इस वेक्टर की जो भी आपकी डायरेक्शन है वो। तो यूनिट वेक्टर्स को हमेशा ही ऐसे कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वहाँ पर आप कैप लगाएंगे, ये दिखाता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है। ये सिर्फ यूज हो रहा है किस लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो ए के केस में क्या हुआ, यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन। तो इन वेक्टर्स का ये यूज़ है। और आपने ये जो एक्स वाई और जेड एक्सेस हैं उनके लिए जनरली जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो आई कैप, जे कैप और के कैप का यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस बताने के लिए। ठीक है। और अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, वो पर्टिकुलर वेक्टर लिखिए और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, या फिर आप बोल सकते हैं आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नल वेक्टर। ठीक है। तो नल वेक्टर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो हो, ऐसे वेक्टर्स को हम नल वेक्टर बोलते हैं और इन्हें ज़ीरो एरो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलीनियर वेक्टर्स। तो कोलीनियर मतलब क्या है, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर एक ही लाइन में हैं, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। तो ये एग्जांपल देखिए आप, ए बी और सी वेक्टर्स हैं। अब आप देखिए कि ये तीनों ही वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पर डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं है कि ये देखिए आप ऐसे अगर दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं आप, ए और बी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं पर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो रही है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं होंगे। कोलिनियर के लिए डायरेक्शन पहला सेम होनी चाहिए और दूसरा वो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो। अब प्लेन कैसे होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सेस होती हैं आपकी, एक्स वाई जेड। तो एक प्लेन कैसे बनेगा आपका, या तो ये एक प्लेन बन गया आपका, एक्स वाई एक प्लेन है, या फिर आपका ये एक्स जेड एक प्लेन हो गया, वाई जेड एक प्लेन हो गया। इस तरह से आपके प्लेन बन रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ए और बी हमारे क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। इसके अलावा इन वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन्हीं वेक्टर्स को मिला के आप एक नया वेक्टर बना रहे हैं, ये देखिए एक नया वेक्टर बन जा रहा है ए और बी को मिलाकर, एम ए प्लस एन बी, जहाँ पर एम और एन कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर्स हैं। तो ऐसा जो भी वेक्टर बनेगा वो भी सेम प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके लिए जिनकी लाइन ऑफ एक्शन है पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। इनके लिए डायरेक्शंस कुछ मैटर नहीं करती इसके केस में। तो आप देखिए यहाँ पर ए बी और सी हैं, ये तीनों एक पॉइंट से ही होकर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो आपने ये डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स पढ़ लिए। अभी आगे देखते हैं हम। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि जो वेक्टर्स हैं उनके एडिशन के या सब्सट्रैक्शन के जो लॉज हैं वो डिफरेंट होते हैं स्केलर्स से। तो वो हम ये इस सेक्शन में देखते हैं कि कैसे इनको हम ऐड करेंगे, अगर हमें ऐड करना है तो, ठीक है। तो अभी ये सब जो हमें मेथड यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ये सब ग्राफिकल मेथड्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। अभी आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक की जो हेड है, एक के हेड पे हमें दूसरे की टेल रखनी है, ठीक है। वेक्टर ए है, ए का हेड कहाँ है, ये इसका हेड है, और वेक्टर बी है, इसका हेड यहाँ पर है, और इनकी टेल है, बी की टेल है यहाँ। तो एक के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है। तो हमने जो ये बी वेक्टर था इसको हम शिफ्ट करके हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये बन गया हमारा ए बी। उसके बाद ए की जो टेल है उससे जब आप इसके हेड को मिलाते हो बी को, तो जो वेक्टर बनेगा वो इनका रिजल्टेंट होगा, वो उनका एडिशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ। अब दूसरा जो मेथड हुआ, ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड। इसमें क्या करते हैं कि दोनों की टेल को मिलाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक का हेड लेना था और एक का टेल, पर यहाँ पर हमने दोनों की टेल ली और उनको एक साथ रख दिया। तो ये देखिए इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों की टेल को। उसके बाद हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। जो हमारा बी वेक्टर था उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ए वेक्टर था उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक पैरेललोग्राम बना देंगे। हमारा एक पैरेललोग्राम समानांतर बन गया है हमारा यहाँ पे चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद जो इनका डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल जाएगा वो हमारा क्या देगा, इनका रिजल्टेंट, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इन दोनों की पहले हमने टेल मिलाई, फिर एक पैरेललोग्राम बनाया, फिर इसका जो डायगोनल है वो हमारा दिखाएगा इनका रिजल्टेंट। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका एडिशन का। अब थर्ड मेथड देखिए। अभी तक जो हमने ये दोनों देखे थे वो दो वेक्टर्स के लिए देखा था, पर अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और हम उन्हें एक साथ ऐड करना चाहते हैं, एक तरीका ये भी है कि आप दो दो करके ऐड करते रहो, ठीक है। दो ले लिए एक बार में, फिर जो रिजल्टेंट मिला उसको और एक और को ले लिया, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो ज़्यादा वेक्टर्स को। पर एक जो ये सिंपलर तरीका है वो है मेथड ऑफ पॉलीगन। तो ये देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक का हेड लेते हैं और दूसरे का हम क्या लेते हैं, टेल, ठीक है। तो हमने पहले ए और बी लिया, तो ए रखा आपने यहाँ पर, फिर बी रखा, उसके बाद
फिर से यहाँ पर बी का हेड आ गया। अब हमें क्या करना है, एक जो तीसरा वेक्टर है उसकी टेल रखनी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सी की टेल रख दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर सी का हेड आया, सी के हेड पे डी की टेल रख दी। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये एक फिगर बनी इन सबको एक के हेड पे दूसरे की टेल रखने के बाद। तो उसके बाद जो हमें फाइनली मिल रहे हैं उनको जब आप ऐड करते हो, ठीक है, एक की टेल से दूसरे की हेड को जब आप ऐड करोगे फाइनली जो आपको मिल रहे हैं, तो वो आपका रिजल्टेंट देगा उन चारों वेक्टर्स का समेशन। तो यहाँ पर जो ये वाला ग्रीन वाला है ये इन चारों का समेशन दिखा रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से आपने चार वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ पॉलीगन। तो इस तरह से आपने तीन मेथड्स देख लिए हैं यहाँ पर एडिशन के। तो आगे देखते हैं। तो वो जितने जो आपने अभी तक जो मेथड्स पढ़े हैं वो क्या थे, वो सारे ग्राफिकल मेथड्स हैं। इसमें आपने क्या किया, आपने वेक्टर्स को ड्रॉ किया, राइट। पर ये जो मेथड्स हैं इनको करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपको एक वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 2i प्लस 3j। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको कई सारे वेक्टर्स दिए हैं तो आपको ड्रॉ करने में मुश्किल होगी। लाइक आप स्केल की हेल्प से उसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं इनकी लेंथ मैटर करती है, इनकी जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड दिखा रही है। तो ये वाले जो वेक्टर्स हैं इनके लिए आपको जो ये स्केल वगैरह हैं इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्यूरेसी बहुत चाहिए। तो ये इतने फिजिबल नहीं है ये मेथड्स। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं।